आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, अहम था और तमाम उसमें वफाकी वुज़रा चारों वुज़रा आला और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। उसके अलावा कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, वो थी जनाब सीपेक के हवाले से तीसरी जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के हवाले से मीटिंग, और उसमें भी तमाम सियासी जमातों की रहनुमाई थी। ख़ास तौर पर उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अली ज़फ़र साहब शरीक हुए और वहाँ पर जो तकारीर की गई, क्योंकि उसको चेयर किया हमारे यहाँ से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने, उन्होंने कहा कि जो अपग्रेडेड वर्जन है सीपेक का उसको आगे बड़ी तुंदही के साथ चलाना होगा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। हसन इकबाल साहब ने भी तकारीर की और बताया कि किन किन शोबों के अंदर जो है ना वो अब आगे कोऑपरेशन पाकिस्तान और चाइना की चलेगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर इस बात का नहीं बताया गया कि पहले जो स्लो डाउन हुआ था सीपेक प्रोजेक्ट वो किस वजह से हुआ था। अगर मैं यहाँ पे याद दहानी कराता जाऊँ तो जनरल बाजवा के दौर के अंदर, जिस वक्त वो चीफ आर्मी स्टाफ थे, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उस वक्त सीपेक स्लो डाउन तो हुआ। जनरल बाजवा सहाफ़ियों से मुलाकात करके खुद ये फरमाया करते थे कि मतलब उनके अफकार ये बताते थे कि वो सीपेक के हक में नहीं है। अच्छा, उसकी एक वजह तो IMF भी थी उस वक्त कि उनको ये लगता था कि आप पेमेंट्स किस तरह से वापस करेंगे, आप अपने लेजर्स हमारे साथ शेयर कीजिए कि हमें पता हो कि आप हमारे पैसे दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। लेकिन इस बात पर कुछ रोशनी होनी चाहिए कि पहले ये स्लो डाउन हुआ क्यों था, और फिर पाकिस्तान ने उस वक्त जो इन्वेस्टमेंट्स चाइना की पाकिस्तान में आई वो कितनी सूदमंद और कितनी फ़ायदेमंद रही पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पर एनर्जी सेक्टर के अंदर। अगर एनर्जी सेक्टर की बात थोड़ी सी सिर्फ बात करूंगा, इस वक्त भी $15.4 बिलियन 15.4 अरब डॉलर की पेमेंट्स हैं टेनर की, जो कि हमने रीस्केड्यूल करवानी थी चाइना के साथ, और ये मुनाफा है जो कि फेजेस के अंदर पहले 17%, फिर 13% और 6%। आगे भी ये कहा जा रहा है, हसन इकबाल साहब ने कहा कि एनर्जी रिलेटेड जो हमारे लोड शेडिंग के क्रॉनिक इशूज़ हैं और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं वो इस अपग्रेडेड वर्जन में शामिल होंगे। लेकिन पिछले वालों के पैसे हम किस तरह से देंगे, इस बात का कोई ख़ास जवाब यहाँ पे मौजूद है नहीं। तफसील उसकी आगे आपको और भी बताऊंगा। मैं अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं। हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साफ़ी हैं, और सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप दोनों सीनियर जर्नलिस्ट को वेलकम करता हूं। हबीब साहब, जनरल बाजवा साहब जो थे बुला के ये कहा करते थे सहाफ़ियों को, बहुत सारे सहाफ़ी उसके गवाह हैं, आप थे कभी किसी ऐसी मीटिंग में जहाँ पर उन्होंने इस बात का इजहार किया हो कि दैट ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ सीपेक? देखिए, मैं तो कभी ऐसी मजलिस में उनकी मौजूद नहीं था और ना ही मैं उन लोगों में शामिल हूं जो एस्टेब्लिशमेंट के इतना करीब होते हैं कि उन्हें इस तरह की बंद मजालिस में बुलाया जाए। तो लिहाजा आजकल जो दिन है उसमें तो मैं कुछ शुक्र भी अदा करता हूं कि मैं मौजूद नहीं हुआ करता था। लेकिन बहरहाल देखिए, जो सीपेक का मामला है इसके बारे में कोई ढकी छुपी बात नहीं है, यानी ऐसी नहीं है कि ये सिर्फ उन लोगों को पता है जो बंद कमरों में किसी के साथ बैठते थे। ये बिल्कुल बात है कि इसके ऊपर वेस्ट के प्रेशर भी हैं, इसके ऊपर खुद पाकिस्तान के इंटरनल प्रेशर्स भी हैं, इसके अंदर चाइना का रवैया भी बहैसियत मजबूरी थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए आय का बायस बनता है। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा मेरी खुद चीन के जो सीपेक से मुतल्लिका लोग हैं उनसे मुलाकात हुई, चीन में ही हुई, तो उन सबको ये समझने में बड़ी दुश्वारी थी कि पाकिस्तान के अंदर उस तरह काम क्यों नहीं होता जिस तरह अफ्रीका की नीम आमरीतों में काम हो जाता है, ये मुकम्मल आमरीतों में हो जाता है। तो मैंने गुज़ार कि पाकिस्तान की सोसाइटी निस्बतन खुली सोसाइटी, और यहाँ पर बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं जो गैर जरूरी भी हो, लेकिन उनके जवाब देना बहरहाल जरूरी होता है। तो ये बात पहले तो उनको पाकिस्तान की तरफ से शायद ही हुकूमती या रियासती सतह पर समझाई जाती हो। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो सीपेक के हवाले से एक फिजा बनाई गई थी, वो ये था कि शायद कर्ज की मैं मुयस्सर आ गई है और अब इसको पी के हम बहते रहेंगे। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए कि जैसे सीपेक आया तो सीपेक के जो स्पॉन्सर्स थे यानी चाइनीज, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि आप हमारे जो पैसे हैं आपके पास आ रहे सूरत में आ रहे हैं तो इंटरनली वायबल प्रोजेक्ट्स में लगवाइए। लेकिन यहाँ पर हमने ऑरेंज ट्रेन दे दी, तो ऑरेंज ट्रेन का भी अभी तक आप देखें कि जब हम पे चाइना अभी हमारे लिए कुछ नरम है, लेकिन जब चाइना ने अगर हमारी जो दराज हुई है इसको खींचना शुरू किया तो फिर क्या होगा। तो लिहाजा हमने बहुत जगह पे लगवाए और बाज ऐसी जगह पे लगवाए, यानी ऐसी जगह पे लगवाए जिनका कोई फौरी फायदा नहीं था, और बाज ऐसी जगह पे लगवाए जहाँ पे गैर मामूली उन्हें मुनाफा मिलता था। मिसाल के तौर पे एनर्जी प्रोजेक्ट्स जिस तरह के हमने चाइनीज के लगवाए
वो चाइना ने पूरी दुनिया में नहीं लगाए, लेकिन पाकिस्तान में थैंक्स टू वक्त का जो माहौल था, बिजली की हमें कमी का सामना था, तो हमने हर बात मानी और ऐसे एग्जॉर्बिडेंट रेट्स के ऊपर चाइनीज प्रोजेक्ट लगवा लिए जो हमारे लिए मुश्किल का बाइस बने हुए हैं। अब जो चाइना का सेकंड फेज, जिसे कहते हैं CPEC का सेकंड फेज है, के ख्याल में आप इसको सेकंड फेज कहना, अभी जाहिर है हुकूमत तो कहेगी कि ये सेकंड फेज है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि चाइना ने जो पहला फेज था उसका रिव्यू शुरू किया है और उसकी रोशनी में अगला रास्ता तलाश करना है। वो जो सेकंड फेज है वो इस रिव्यू से मशरूत है कि चाइना को इसमें क्या मिला, चाइना को क्या फवायद हुए, माली फवायद और सियासी फवायद। तो ये मेरा ख्याल ये है कि जो भी आपने जिस मीटिंग का जिक्र किया है वो दरअसल वाटर टेस्टिंग है, कि देखना ये है कि अब अगर कोई बड़ा शिप इस पानी में डाला जाता है तो ये पानी कितना गहरा है, क्या उसका बोझ सहार सकेगा और क्या उसे तैरता हुआ रख सकेगा। ये क्वेश्चन है। इसी मामले पे चीन जो है वो वज़ीर आज़म को बुला के उनके साथियों को, उनके मुशीरों से भी बात कर रहा है और फिर यहाँ पर भी लोगों को भेज के सियासी जमातों से अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और सर अभी पिछले माह की बात है, कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, चीन ने कहा कि हमें ऑफशोर डिपॉजिट्स दिए जाएं ताकि आप CPEC के जो मुआहदे हैं, जो हमें आपने, जाहिर है कि वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें प्रॉफिट्स भी चाहिए, आप उस पर डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं, तो हमें ऑफशोर आप जो है ना वो डिपॉजिट्स की एक फैसिलिटी ये दें। मुझे एक चीज़ याद आ गई कि जिस वक्त हवेली बहादुर शाह पे ये पावर प्लांट लग रहा था, शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे खिताब करते हुए कहा कि ये नेपरा फलाना काम नहीं करने दे रहा, ये नहीं करने दे रहा, और पेपरा रूल्स को भी हम साइड पे करके हम खुद करेंगे सारा कुछ। और यूं ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक समाअत थी, चीफ जस्टिस उस वक्त साकिब निसार साहब थे, उन्होंने सुओ मोटो नोटिस लिया और लोड शेडिंग के हवाले से वो नोटिस था, उसमें उन्होंने बुलाया वजारत पानी और बिजली के हुकाम को। तो वहाँ पे पावर डिवीजन से जरगाम इसहाक साहब होते थे, ही वॉज जॉइंट सेक्रेटरी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक समाअत थी, चीफ जस्टिस उस वक्त साकिब निसार साहब थे, उन्होंने सुओ मोटो नोटिस लिया और लोड शेडिंग के हवाले से वो नोटिस था, उसमें उन्होंने बुलाया वजारत पानी और बिजली के हुकाम को। तो वहाँ पे पावर डिवीजन से जरगाम इसहाक साहब होते थे, ही वॉज जॉइंट सेक्रेटरी। उन्होंने आके बताया कि ये नई टेक्नोलॉजी है जो यहाँ पे चीन ने लगाई है और इस नई टेक्नोलॉजी की हमें तो समझ ही नहीं आ रही, इस वजह से हम पूरी बिजली बना ही नहीं पा रहे इसके साथ। और फिर कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में जो आपने पैसे देने, क्योंकि आप खुद नहीं बना पा रहे, आपको समझ ही नहीं आ रही, वो आपने अलहदा से करना था। एक मुझे ब्रेक का कहा जा रहा था, इसी वजह से मैंने थोड़ी सी ये तमीद बांधी कि ब्रेक से वापस आके इसके ऊपर कुछ बात होगी। और एक बहुत अहम बात है वो ये है कि बुखारी साहब से पूछेंगे कि CPEC के, ठीक है हम पिछले जो पैसों के हवाले से और उसकी यूटिलिटी के हवाले से हमने वो खर्च कहाँ पे करने हैं वो तो बात रहेगी, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कल उस जो मीटिंग थी जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के हवाले से, उसमें जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी के मेंबर मौजूद थे, ली जियानचाओ, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान की जब तक एक पेज पर नहीं होंगी, ये किस तरह से मामला यहाँ पे चलेंगे वो आप